हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, सिनेमा हॉल अब बी मूवी है, एक ऐसा चैनल जो दुनिया भर की बी मूवीज यानी बी ग्रेड मूवीज को डेडिकेटेड है। बी मूवीज यानी वो मूवीज जिनके बजट चाहे कम हो, लेकिन कई बार इनमें क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं होती है और इनमें से कई कल्ट क्लासिक भी मानी जाती हैं। शुरुआत करेंगे 2 यार्ड्स अंडर द लैंड यानी कि 2 गज जमीन के नीचे से। कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान में, जहां एक कब्र खोदने वाला जोसेफ, जिसकी आवाज एंग्लो इंडियन पठान जैसी लगती है, हमें बताता है कि राजा बाबू रोज वहां पर अपनी बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है और साथ ही राजा बाबू को सलाह देता है कि मूव ऑन डूड। वहां से राजा बाबू फॉर्मल कपड़ों में टिच होकर जंगल से कुछ पत्तियां काटने पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़की एक बड़े से मैदान में दौड़ रही होती है, जिसके पीछे 3 गुंडे उचित दूरी बनाकर दौड़ रहे होते हैं, कीप सेफ डिस्टेंस वाले ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए। उनसे हाथापाई करने से पहले ही राजा बाबू की गाड़ी पर डेंट पड़ा होता है। राजा बाबू के वहां पहुंचते ही वो लड़की और तीनों गुंडे जमीन पर लोटपोट होने लगते हैं। राजा बाबू के समझाने पर जब गुंडे लड़की को नहीं छोड़ते तो वो उन पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर देते हैं। मार खाते हुए गुंडे अपने मुंह से साउंड इफेक्ट भी निकालते रहते हैं। गुंडों के भाग जाने के बाद लड़की बताती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ खंडाला से वहां पिकनिक मनाने आई थी। वो अपनी सहेलियों से बिछड़ गई थी और ये शरीफ दिखने वाले लोगों ने उसे लिफ्ट दी थी। राजा बाबू बताते हैं कि उनका नाम राजवंश है और अगर लड़की चाहे तो रात उनके घर रुक सकती है। सुबह उनका नौकर उसे खंडाला छोड़ आएगा। लड़की मान जाती है। एक आदमी झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा होता है। अपने एस्टेट पहुंचकर राजवंश अपने नौकर रामदास और चंचल को आवाज लगाता है, जो दौड़े चले आते हैं और टकरा जाते हैं। लड़की का नाम होता है अंजलि। राजा बाबू चंचल को कहता है कि वो उसे पुष्पा देवी के कमरे में ले जाए। राजा बाबू के घर में एक केमिस्ट्री लैब भी है, जहां वो तरह तरह के केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। डिनर के बाद राजा बाबू जेंटलमैन की तरह अंजलि को पुष्पा देवी के कमरे में छोड़ देते हैं और फिर समर में फायरप्लेस के पास बैठ के किताब पढ़ने लगते हैं। झाड़ी वाला आदमी गुंडों के सरदार को 300 रुपया बख्शीश देता है। रात में अंजलि अपने कमरे से निकलकर राजा बाबू के कमरे में उनके किंग साइज बेड के एक कोने में जाकर लेट जाती है और फिर धीरे धीरे आधा घंटा खिसकने के बाद उन तक पहुंच जाती है। राजा बाबू की आंख खुल जाती है और अंजलि उन्हें बताती है कि उसे अपने कमरे में डर लग रहा था। भोले भाले राजा बाबू कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो उसके कमरे में जाकर सो जाएंगे। अंजलि बताती है कि प्रॉब्लम कमरे की नहीं है, वो अकेली नहीं सो सकती, उसे डर लगता है। वो राजा बाबू को विश्वास दिलाती है कि वो उसके पाले में नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद उन दोनों को ही नींद नहीं आती। यहाँ डायरेक्टर एक कटवे के जरिए हमें समझाते हैं कि किस तरह मेनका विश्वामित्र को रिझाने की कोशिश कर रही है। रुको जरा, इतना ही नहीं, राजा बाबू के साइड टेबल पर एक निर्वस्त्र फिल्म फेयर की ट्रॉफी भी रखी होती है। आखिरकार विश्वामित्र की तपस्या भंग हो ही जाती है। फायरप्लेस की लकड़ियां और ज्यादा दहक पड़ती हैं। राजा बाबू टॉपलेस हो जाते हैं। सुबह अंजलि सफेद साड़ी में औंधे मुंह रोते हुए दिखाई देती है। राजा बाबू उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो रात में जज्बातों के तूफान में बह गए थे, लेकिन वो एक जेंटलमैन है और वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। इसी के साथ एंट्री होती है मामा जी की, यानी कि वो झाड़ियों वाला आदमी, जिसका तकिया कलाम है आपके मुंह में, औज घी शक्कर। मामा जी को उनकी शादी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो लड़कियों के घर का कुछ खा नहीं सकते। शादी के बाद हमें पता चलता है कि अंजलि आनंद के बिना नहीं रह सकती। उसे इस बात का भी डर है कि आनंद को अगर पता लग गया कि उसकी शादी हो गई तो वो क्या करेगा। आनंद उसका बॉयफ्रेंड था। मामा उसको उसकी 50-50 लाइफलाइन के बारे में याद दिलाता है, जहां एक तरफ पैसा है और एक तरफ आनंद। मामा का कहना है कि अगर वो पैसे को चुनती है तो वो एक दिन आनंद को भी खरीद सकती है। डाइनिंग टेबल पर अंजू राजा साहब को बताती है कि उसकी माँ को 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। राजा बाबू की एक्स्ट्रा लार्ज तिजोरी डाइनिंग रूम में ही रखी होती है। राजा बाबू अपनी पैसों और सोने से भरी हुई तिजोरी में से 5,000 रुपए निकालकर अंजू को दे देता है। इसके बाद अंजू की माँ को रेगुलर बेसिस पर पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और फिर एक दिन उस हिल स्टेशन की हसीन वादियों में एक नई टूरिस्ट पहुंचती है। नाचती गाती उस टूरिस्ट की मधुर आवाज राजा बाबू तक भी पहुंच जाती है और ऐसे ही नाचते गाते वो टूरिस्ट लेक में गिर जाती है। उस हिल स्टेशन पर हर मुसीबत में फंसी हुई लड़की को बचाने का ठेका राजा बाबू के पास ही होता है और हमेशा की तरह बचाने के बाद वो उन्हें अपने एस्टेट ले जाया करते थे। बंगले पे चंचल उस टूरिस्ट को पहचान लेती है। वो रामदास के भाई की लड़की मीना होती है, जो पेशे से एक नर्स है। अंजू राजा बाबू से कहती है कि जवान लड़कियों को बचाने में उनका जवाब नहीं,
लेकिन वो इस लड़की को वो इज्जत ना दें जो उन्होंने उसे दी थी। पानी में गिरने की वजह से मीना को बहुत जोरों का बुखार चढ़ जाता है। मीना के होश में आने तक जेंटलमैन राजा बाबू परेशान रहते हैं। ब्रेकफास्ट पर अंजू बताती है कि मामा जी आने वाले हैं। राजा बाबू कहते हैं कि इस बार वो उसे कोई पैसे नहीं देंगे। अंजू मीना से जेलस फील करने लगती है और राजा बाबू को रिझाने के लिए ये मेरा दिल प्यार का दीवाना टाइप का डांस भी करती है, लेकिन कठोर राजा बाबू उसे जरा भी घास नहीं डालते। एक तरफ अंजू का मेनका डांस और दूसरी तरफ शुरू हो जाता है मीना का मीराबाई गान, जिसकी तरफ राजा बाबू खींचे से चले जाते हैं। अंजू मीना को अपशब्द कहते हुए भजन रोकने को कहती है। राजा बाबू उसे समझाते हैं कि ये शाम की भक्ति का संगीत है। अंजू कहती है कि वो जानती है मीना का शाम कौन है। मामा अंजू को बताता है कि आनंद उससे मिलने आया था और उसने उसे एक बहाना दे दिया। साथ ही वो ये भी बताता है कि अब तक उन्होंने राजा बाबू से 92,000 रुपए ऐंठ लिए हैं। अंजू बताती है कि राजा बाबू अब आगे और पैसे नहीं देंगे। मामा के पूछने पर अंजू बताती है कि राजा बाबू इस समय अपनी लैब में हैं। राजा बाबू की लैब में खून जैसी कोई चीज खौलने लगती है। तभी उन्हें अंजू के चिल्लाने की आवाज आती है। अंजू नाटक कर रही है ये जानकर राजा बाबू बहुत नाराज होते हैं और मामा की भी बेइज्जती कर देते हैं। राजा बाबू कहता है कि उसे लगता है कि उन लोगों ने उसे सिर्फ पैसे के लिए फंसाया है। अंजू कहती है फंसाया राजा बाबू ने था, जिस रात उन्होंने उसे लड़की से औरत बना दिया था। ये सुनकर राजा बाबू मामा के मुंह पर पैसे मारने लगता है, जो दोनों हाथों से उसे बटोरने लगता है। परेशान राजा बाबू फिर से अपनी लैब में चला जाता है, जहां खौलते हुए खून की एक बूंद पीने वाले पानी में गिर जाती है और राजा बाबू वही पानी पी लेता है, जिसकी वजह से वो चकरा कर गिर जाता है। मीना रो रो कर उसके लिए दुआएं मांगती है। आखिरकार उसकी दुआएं काम करती हैं और राजा बाबू को होश आ जाता है, लेकिन राजा बाबू की दोनों टांगे जवाब दे जाती हैं और वो खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन अंजू उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि वो घर पर ही अपने एक जानकार डॉक्टर से उनका इलाज करवाएगी। और इसी के साथ हम मिलते हैं आनंद से। अंजू उससे बताती है कि कर्ज में डूबे होने के कारण उसे ये कदम उठाना पड़ा। वो आनंद के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और बताती है कि ये सब मामा की चाल थी। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसका पति उसे पीटता है। अब आनंद पिघल जाता है। शातिर अंजू आनंद को डॉक्टर बनाकर घर ले जाती है। आनंद के पैरों को हाथ लगाकर डॉक्टर कहता है कि वो 2 महीने में उसे ठीक कर देगा। अंजू डॉक्टर से घर पर रहकर ही राजा बाबू का इलाज करने को कहती है। शुरू में तो डॉक्टर मना कर देता है, लेकिन जब 3 अलग अलग लोग उससे विनती करते हैं तो वो मान जाता है। लेकिन डॉक्टर के इलाज करने का तरीका काफी अनकन्वेंशनल होता है, जिसे देखकर राजा बाबू को भी शौक लगता है। वो उन दोनों को गोली मार देना चाहता है, क्योंकि उन दोनों ने उसकी खानदानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन ऐन मौके पर मीना उसे रोक देती है। वो कहती है कि सब कुछ जानते हुए भी वो सब अब तक चुप थे, सिर्फ राजा बाबू की सलामती के लिए। अंजू अपनी जवानी का वास्ता देते हुए मामा से पूछती है कि उसे एक अपाहिज पति के साथ कब तक रहना होगा। मामा कहता है कि जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो आनंद को चुनता है और उसने जहर के इंजेक्शन का भी इंतजाम कर लिया था। आनंद के दिमाग में भी यही प्रश्न होता है कि वो लोग कब तक इस तरह से तरसते रहेंगे। अंजू बताती है इसका इलाज उसे मामा ने दिया है। मामा के इलाज के बारे में सुन के आनंद घबरा जाता है, लेकिन बहुत जल्द अंजू उसकी सारी घबराहट दूर कर देती है। दूसरी तरफ मीना दिन रात राजा बाबू की सेवा में लगी रहती है। एक दिन राजा बाबू किसी काम से रामू को बाहर भेज देता है। मौका देखकर अंजू मीना और चंचल को भी दुर्गा माता के मेले के लिए भेज देती है, ताकि वो राजा बाबू के लिए प्रसाद ला सकें। आखिरकार जिस मौके की उन तीनों को तलाश थी वो उन्हें मिल जाता है और रात में आनंद राज को मौत का इंजेक्शन दे ही देता है। कुछ ही देर में राज को आभास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो पानी मांगते हुए तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद आनंद और अंजू राज की लाश को एक बक्से में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मामा ने लाश को गाड़ने का पूरा इंतजाम करवा रखा होता है। वो सब मिलके राजा बाबू की लाश को 2 गज जमीन के नीचे दफन कर देते हैं। अगले दिन सुबह अंजू तिजोरी खोलने जाती है, लेकिन उसे चाबियां नहीं मिलती। वो अपने कमरे का हर कोना छान मारती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। जब पूरा घर ढूंढ लेने पर भी उन्हें चाबियां नहीं मिलती तो मामा बाजार से चाबियां बनवा लाता है, लेकिन उन चाबियों से तिजोरी नहीं खुलती। आखिरकार मामा को ख्याल आता है कि चाबियां कहीं राजा बाबू की जेब में तो नहीं रह गई, और फिर एक बार आनंद की चारपलूसी की जाती है कब्र को दोबारा खोदने के लिए। आनंद अंजू के साथ फिर से एक बार कब्र को खोदता है, लेकिन उन्हें वहां भी चाबियां नहीं मिलती। जिन चाबियों को वो पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, आखिरकार वो चाबियां राजा बाबू के ओवरकोट से निकलती हैं, लेकिन तिजोरी खोलने पर उनके हाथ खून ही लगता है।
आनंद कहता है सब मामा की चाल है, उसने पैसे निकालकर वहां खून लगा दिया। नौकरों के आने से पहले आनंद वहां से जाना चाहता है, लेकिन तभी मामा के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। अंजू कहती है अगर मामा के पास दौलत होती तो वो चुपचाप फरार भी हो सकता था, उसे गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी। अब आनंद के हाथ राज की डायरी लग जाती है। डायरी से उन्हें पता चलता है कि राज को उन सब पर शक हो गया था और उसने अपनी तमाम दौलत अपने वफादार नौकर रामदास के हाथ किसी महफूज जगह पहुंचा दी थी। डायरी के जरिए उन्हें अमेरिका के ज़ॉम्बी कबीले के फॉर्मूले का भी पता चलता है। राज ने वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया था। इस फॉर्मूले से मरने के बाद भी रूह शरीर को नहीं छोड़ती और उसे चला सकती है। मामा कहता है ये सब बकवास है, उन्हें चुपचाप रामदास का इंतजार करना चाहिए। उस रात अंजू को राज के पुकारने की आवाज आती है और साथ ही उसके कदमों की आहट भी सुनाई देती है। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और तभी अंजू की आंखें फर्श पर कदमों के निशानों पर पड़ती हैं। मिट्टी में सने हुए कदमों के निशान और बिस्तर पर भी मिट्टी के निशान, जैसे कोई आदमी उस पर सोकर गया हो। अंजू कहती है वो कब्र की मिट्टी है। मामा को भी ये किस्सा सुनकर हंसी ही आती है और तभी मीना देवी का प्रसाद लेकर मेले से लौट आती है। चंचल के बारे में पूछने पर मीना बताती है कि वो रामदास के साथ गांव चली गई। रामदास भी मेले में पहुंचा था एक बहुत बड़े बैग के साथ। मीना जल्द से जल्द मालिक को प्रसाद खिलाना चाहती है। अंजू कहती है राज को मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और डॉक्टर ने उससे मिलने से मना किया है। मीना से रामदास के गांव का नाम पूछकर मामा आनंद को वहां भेज देता है। उस रात अंजू को राज के वॉयलिन की आवाज सुनाई देती है। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद वो राज के कमरे में पहुंचती है, जहां राज का ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। अंजू वहां से निकल भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे फिर से घेर लेता है। अंजू घर में अकेली होती है और मामा बाहर रंगरलियां मना रहा होता है। अब अंजू को हर जगह राज का ज़ॉम्बी नजर आने लगता है। अगला नंबर लगता है मामा का, जिसको मिलने ज़ॉम्बी बाहर जाता है। ज़ॉम्बी से मिलने के बाद शायद मामा का दिमाग खराब हो जाता है। अगले दिन मीना को अकेला देख वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता है, इस बात से अनजान कि ज़ॉम्बी उसके पीछे जंगल तक पहुंच गया है। मामा मीना के पीछे और ज़ॉम्बी मामा के पीछे। कुछ समय के बाद मामा को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। आखिरकार ज़ॉम्बी उसके सामने आ ही जाता है और उसकी दहशत से मामा खाई में गिर जाता है। अंजू को घर पर ज़ॉम्बी छत से लटका हुआ नजर आता है। उसकी सांस में सांस तब आती है जब उसे आनंद नजर आता है। अंजू उसे बताती है कि उसने राज की लाश देखी है, लेकिन जब आनंद उसे राज के कमरे में लेकर जाता है तो वहां कुछ नहीं होता। आनंद बताता है कि उसे रामदास का भी कुछ पता नहीं चला। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं जब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। राज की लाश का संदूक अपने आप खुलने लगता है और अचानक से राज का ज़ॉम्बी आनंद की गर्दन पकड़ लेता है। ये अंजू का बुरा सपना होता है। अब अंजू उठते बैठते सोते जागते सिर्फ राज के ज़ॉम्बी के बारे में सोचने लगती है। उसका वहम दूर करने के लिए आनंद उसे राज की कब्र पर ले जाता है। खुले हुए संदूक में इस बार जोसेफ पड़ा होता है। अंजू सो रही होती है जब अचानक से उसके चेहरे पर खून टपकने लगता है। इस बार आनंद भी छत से खून टपकता हुआ देखता है और ऊपर वाले कमरे की तरफ भागता है। उसके कमरे में दाखिल होते ही कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और बाहर गलियारे में राज का ज़ॉम्बी अंजू का पीछा करने लगता है। इस बार आनंद को भी ज़ॉम्बी नजर आता है और वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार उसकी तरफ बढ़ता जाता है। वो दोनों अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बी बाहर इंतकाम इंतकाम चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी आनंद को पुकारता है और वो कहता है कि वो उन दोनों से बदला लेकर रहेगा। आखिरकार वो डरावनी रात खत्म हो जाती है और सुबह अंजू आनंद को उठाती है। वो दोनों वहां से जल्द निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी पोस्टमैन रामदास का खत लाता है जो राज के नाम लिखा हुआ था। खत में रामदास बताता है कि जिस आदमी के पास वो पैसे लेकर गया था वो उसे नहीं मिला और वो शाम तक लौट रहा है। ये सुनते ही लालची अंजू शाम तक रुकना चाहती है। आनंद उसे बीती रात याद दिलाता है। अंधेरा होने से पहले आनंद फिर से अंजू को वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन अंजू फिर से नहीं मानती। अब आनंद ठान लेता है कि वो उसके बिना ही वहां से निकल जाएगा। अंजू हर तरह से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और उन दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। आनंद कहता है उसने और उसके मामा ने दौलत पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये सुनते ही अंजू उस पर हाथ उठाने लगती है। हाथापाई में आनंद का बैग फट जाता है और उसमें से राज के पैसे और
जेवर निकलते हैं, जिन्हें देखते ही अंजू आनंद पर तलवार से वार कर देती है। मरता हुआ आनंद अंजू से कहता है कि उसने उसे कोई धोखा नहीं दिया, वो नहीं जानता उसके बैग में पैसे कहां से आए। तड़पता हुआ आनंद अंजू की बाहों में दम तोड़ देता है। तभी अचानक से राज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, एकदम सही सलामत। अंजू के पूछने पर वो बताता है कि वो जहर का इंजेक्शन मीना ने बदल दिया था, जो खुद एक नर्स थी। अंजू कहती है उसने उसकी लाश कब्र में देखी थी। जोसेफ बताता है वो कोई और लाश थी। इतना ही नहीं, राज बताता है कि आनंद के बैग में पैसे भी रामदास ने भरे थे, बंदूक में नकली कारतूस, तिजोरी में खून और मामा की जेब में चाबियां भी उन्हीं लोगों ने रखी थी। ये सब जानते ही अंजू पास रखी हुई तलवार अपने आप को मार लेती है।